कैसे हो सब लोग? किसको किसको ये लगता है कि ये जो 100 करोड़ सेल्स फ्रेमवर्क है ना, ये मैं अप्लाई भी कर लूंगा तो भी मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? हाथ खड़े करो, ईमानदारी से खड़े करना। मेरे को तो लगता था, बिल्कुल लगता था। नंबर दूसरी चीज, मेरे को ये लगता था कि ये एमएमबी का कोर्स, ये हेमंत सर के कोर्स, ये एक ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं पहले भी ले चुका हूं। मेरे को तो सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसी आती है जैसे किसी और को आती भी नहीं है। और ऑनेस्टली सर, थोड़ा सा अब मैं वो करूंगा, मैं सोचता था कि यार हेमंत सर के तो इतने फॉलोअर भी नहीं है जितने मेरे हैं। मैं सोचता था हेमंत सर के तो इतने फॉलोअर भी नहीं है जितने मेरे हैं, मार्केटिंग ये मेरे को क्या सिखाएंगे, मेरे को तो इनसे बेटर ही आती होगी। बट थैंक यू हेमंत सर, ये मेरा मिथ तोड़ा इन्होंने। और ये मेरा मिथ ऐसा तोड़ा कि आज मैं पहले जितना एफर्ट करता था, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैं जितना एफर्ट करता था उससे आधा एफर्ट करके, अगेन आई एम टेलिंग यू, आधा एफर्ट करके उससे 4 गुना रिजल्ट निकाल रहा हूं। और ये 100% पॉसिबल हो पाया हेमंत सर की वजह से। गाइस, मेरा ऑलरेडी एक D2C बिजनेस चल रहा था और अच्छे खासे फॉलोअर्स लेकर के मैं मार्केट के अंदर बैठा था। और मार्केटिंग के साथ में मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस के माध्यम से मेरे कस्टमर्स भी गेन किए थे, ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छे आते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो थी ना, वो मिसिंग थी, वो मैं खुद था। और जब मैंने क्लासेस के बारे में सोचा कि नहीं हेमंत सर वाली क्लासेस करूँगा, उस वक्त माइंड में ऐसा रहता था कि यार मेरे को आता है, मेरे को लगता है कि ये कुछ सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें फ्रेगमेंटेड थी, वो फ्रेगमेंटेड चीज़ें एक एक करके कैसे स्कैटर्ड हुई, स्कैटर्ड चीज़ें कैसे एक एक करके बैलेंस्ड हुई, और कैसे मैंने उनको एक धागे के अंदर एक माला के रूप में पिरो दिया, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कहानी बहुत ही दिलचस्प होएगी लेकिन मजा खूब आएगा। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास जो गैप्स थे ना मार्केटिंग के अंदर, वो गैप्स मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सोशल मीडिया पे व्यूज लगातार लाखों में थे, लाखों लोग मेरे वीडियोस देख रहे थे, इंक्वायरीज बहुत सारी आती थी, हजारों के अंदर इंक्वायरीज आती थी। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास महीने में कितनी इंक्वायरीज आती हैं। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी जो इंक्वायरीज हैं, उन इंक्वायरीज के अंदर मेरे पास कितने कस्टमर्स कन्वर्ट होकर के जा रहे हैं। मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं उनसे मेरे को एवरेज वैल्यू ऑर्डर की कितनी निकल करके आ रही है। मेरे को ये नहीं पता चलता था कि कस्टमर यदि नहीं लेकर के जा रहा है तो वो क्यों नहीं लेकर के जा रहा है। यदि मैं आप लोगों को एक लाइन में समअप करके कहूँ ना, यदि ये चारों चीज़ें आपको पता चल गई, आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स सिस्टमेटिक तरीके से 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। बस आपको इसी सिस्टम को, इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। B2C के अंदर हम लोग, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमारे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो जितने भी फ्रेमवर्क हैं इसमें तो कस्टमर से B2B के तौर पर बात करनी होती है। B2B में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ऐसा होता है कि कस्टमर आता है, अपनी इंक्वायरी करता है, और इंक्वायरी करता है, उसके बाद में हम लोग उससे 1-to-1 कंसल्टेशन करते हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की, या तो उसके प्लेस पे जाके करते हैं या हमारे प्लेस पे आके करता है वो, या फिर वो अपन आजकल गूगल मीट पर, जूम पर कर लेते हैं। करेक्ट है, यही करते हैं सब लोग। B2B वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले ही हैं यहाँ पे बहुत सारे। करेक्ट है ना? कौन कौन है, हाथ तो खड़े कर दो। मैं भी यही सोचा करता था कि ये B2C का जो ये B2B का जो फ्रेमवर्क हेमंत सर मेरे को देने लग रहा है ना, ये B2C के अंदर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये एग्जैक्टली अप्लाई हुआ और एग्जैक्टली वर्क कर गया। तो हुआ यूं कि मेरी मार्केटिंग में भी जो तरीका था, मेरी जो मार्केटिंग थी, उस मार्केटिंग के अंदर भी ये था कि मैं वीडियोस लगातार बनाया करता था, लेकिन मेरा कहीं भी ध्यान नहीं था कि मेरा एक रील या फिर एक मेरा मैसेज या एक मेरी वीडियो वो कितना वर्क कर रही है, उससे कितनी लीड्स जनरेट हो रही है, कितना वो एक तरह से वैल्यू मेरे को डिलीवरी करके जा रही है, इसके ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं था। मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज ही बनाया करता था। साथ ही साथ ना ही मेरे को ये क्लियर था कि मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर कौन है। यदि मेरे से ये जो प्रोग्राम था हेमंत सर का, इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले यदि कोई पूछता ना कि भैया आपका कस्टमर कौन है, मैं बोलता हर भारतीय महिला। मेरे पास एक ही लाइन होती थी, हर भारतीय महिला मेरी कस्टमर है। बट ये बहुत अच्छे तरीके से टूटे मैंने जब ICPs अपनी पूरी प्रिपेयर करी। साथ ही साथ
मेरे पास जो एक बार कस्टमर आ गया था ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास 27 लाख से ज्यादा कस्टमर्स का डेटा है। 27 लाख कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर्स हैं जिन्होंने खुद ने मेरे को मैसेज किया था। मैंने आज तक एक भी कस्टमर को मैसेज नहीं किया था, चला के कस्टमर्स मेरे को मैसेज करते थे। और ये जो कस्टमर्स का डेटा था, इस कस्टमर ने यदि इंक्वायरी कर ली ना, मैंने चला के वापस मैसेज भी नहीं किया। मैं ऑलरेडी नई मार्केटिंग करता जाता था, नया कुआं खोदता था और नया ही पानी पीता था। एक कुएं में पानी खत्म हो जाता, नया कुआं खोदने चला जाता। मेरे को नहीं पता था कि भाई मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जिनका मेरे पास इतना लंबा चौड़ा डेटा पड़ा है, मैं उसको वापस नर्चर कर सकता हूं क्या। एट द एंड सारा का सारा जितना मार्केटिंग सेल्स सिस्टम फ्रेमवर्क है, ये टोटल मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि मैं ही आइडियाज जनरेट करता था, मैं ही उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करता था और मैं ही आइडियाज की मॉनिटरिंग करता था और वापस नए आइडियाज लेकर के आता था। मार्केटिंग का एक सेट पैटर्न, एक सिस्टम मेरे पास नहीं था, जिस सिस्टम से मेरे पास लगातार एक मशीन होती ना, वो एक मशीन, ध्यान है ना आपको, यहां से आलू डालो वहां से सोना निकलता है, याद है ना, एग्जैक्टली वही मशीन मेरे पास अब है। मैं वहां से आलू डालता हूं, यहां से सोना निकालता हूं, और ये हो रहा है। एट द सेम टाइम मेरी आइडेंटिटी में भी गैप था। मैं एक साड़ी सेलर था, साड़ी सेलर के तौर पर मैं अपनी केवल वीडियोस बना करके प्रोडक्ट्स बेचा करता था। 2025 की शुरुआत में एक ऐसा समय आया जिस वक्त ये जो मेरा वाला छुपा हुआ करिश्मा था ना, जिस तरीके से मैं मार्केटिंग किया करता था, इंस्टाग्राम का ऐसा मार्केटिंग के अंदर बूम आया कि देखे वही साड़ियां बेचने लग गया, देखे वही व्यक्ति इस तरीके से सेल करने की तैयारी करके बैठ गया। हर कोई ऑनलाइन आना चाहता था, हर कोई सोच रहा था कि यार मेरे को भी ऑनलाइन बिजनेस लेकर के जाना है, और मेरे को अच्छा खासा कंपटीशन मिलने लगा। मेरी आइडेंटिटी के ऊपर एक थ्रेड के रूप में निकल करके आने लगा। एट द सेम टाइम मेरी अथॉरिटी थी, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं थी, लोगों को पता नहीं था मैं क्या करता हूं। नंबर तीसरी चीज, मेरे को कभी भी ये नहीं पता था कि मैं खुद एक कंसल्टेंट के तौर पर आ सकता हूं। ईमानदारी से मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम ऑन द स्टेज। मैं यहां पर आप लोगों के सामने पहली बार आकर के खड़ा हुआ, इतने लोगों के सामने मैं पहले कभी भी नहीं था। नंबर चौथा, विजन नहीं था मेरे पास। मेरे को ये था कि भाई मैं, मेरा धंधा है ना, हर साल ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता रहूंगा। मेरे को नहीं पता था, कोई बोलता था ना कि धंधा 4 गुना हो सकता है, 8 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है। मेरे को लगता था कि यार ये सब चीजें मेरे लिए नहीं बनी, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो हर साल 20-20% करके ही ग्रोथ करूंगा। एट द लास्ट मेरे पास रोड मैप क्लियर ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को कैसे जाना है। और मैं आज आपको बताता हूं, मैं पहले एक तरीके की मार्केटिंग किया करता था जिसका नाम था हर भारतीय महिला मेरी कस्टमर है। आज मैं 5 सेगमेंट्स के अंदर काम करता हूं मेरे एग्जिस्टिंग D2C ब्रांड के अंदर, और एक एक सेगमेंट का एक एक रुपए का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे बिल्ड करनी है, कैसे आगे ग्रोथ लेकर के आनी है बिजनेस में, ये डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है, 100% मॉनिटरिंग हो रही है। नंबर एक चीज। और नंबर दूसरी चीज, मैंने जो चीज आइडेंटिफाई करी, वो आइडेंटिफाई करी मैंने अपनी खुद की एक नई स्ट्रीम चालू कर पाया हेमंत सर के मोटिवेशन के चलते, और साथ ही साथ मेरी खुद की एक हिडन डिजायर थी जो मैंने खुद ने कभी सोची नहीं थी, वो थी कंसल्टेंसी की, और मैं अपने आप को एक कंसल्टेंट के रूप में भी साथ में मार्केट में लेकर के आ सका। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं आईसीपी और बिजनेस ने मेरे को कैसे हेल्प करी। देखिए मेरी 4 आईसीपी है, मेरे बिजनेस के अंदर मेरी 4 आईसीपी है। नंबर 1, मेरे रिटेल कस्टमर जो मेरे को ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से देखते हैं और मेरे से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। नंबर दूसरा, मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं जो स्टोर के ऊपर विजिट करते हैं, मेरे रिटेल स्टोर्स हैं वहां पर विजिट करते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। नंबर तीसरा, मेरे एनआरआई कस्टमर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया में बैठते हैं और मेरे से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और नंबर चौथा, वो बुटीक ऑनर्स और रीसेलर्स जो इंडिया में अलग अलग जगह पर बैठते हैं, मेनली लेडीज होती हैं, वो अपने मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद करके आगे सेल करती हैं और प्रोडक्ट्स को रीसेल करके अपना मार्जिन कमाती हैं। तो दीज वर द 4 सेगमेंट्स विच वर माय आईसीपी। मैंने इसके पहले कभी ये नहीं सोचा था कि यार ये जो कस्टमर आता है ना लीड के रूप में, इसको इस तरीके से स्कैटर भी करके रखना होता है क्या, मेरे को नहीं पता था। मैंने धीरे धीरे करके इनकी सबकी पेन पॉइंट, डिजायर, नीड, वांट, सबके ऊपर काम किया। एक एक करके जब मेरे वो पूरी जो शीट है अपनी वो रेडी हुई, उसके बाद में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार आज तक कभी भी मैंने मेरी मार्केटिंग के अंदर इस टाइप से चेंज नहीं किया था। मेरे जैसे ही मार्केटिंग मैसेजेस बनने शुरू हुए, हेमंत सर ने अपने से आईसीपी तैयार करवाई, आईसीपी तैयार करवाई थी ना, किसने किसने किसको किसको लगता है नहीं करवाई थी? नहीं करवाई ना, करवाई थी ना। आईसीपी के बाद में क्या करवाया था?
मार्केटिंग मैसेज, जैसे ही उस आईसीपी से मार्केटिंग मैसेजेस निकल करके आने लगे, लीड्स ऑटोमेटिक 1.5 से 2 गुना सिस्टमेटिक तरीके से आने लगी थी। और दिस टाइम मैंने ये फाइंड आउट किया कि भाई कस्टमर अपनी स्पेसिफिक आस्क के साथ आ रहा है, क्योंकि मैंने डिमांड भी स्पेसिफिक, मार्केटिंग मैसेज भी स्पेसिफिकली ड्राफ्ट किया है। मेरे शोरूम के ऊपर, मैं आपको बताता हूं, मेरे शोरूम के ऊपर कस्टमर्स बढ़ने लग गए, ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गए। और साथ में आपको ध्यान है, हेमंत सर ने कहा था कि अपने कस्टमर्स के इंटरव्यूज करो, राइट? मैंने धीरे धीरे करके कस्टमर्स के इंटरव्यूज लेने शुरू किए अलग अलग टाइप के, तो मेरे को उनकी प्रॉब्लम्स पता चली। जैसे जैसे मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती गई, पहले मैं फॉलोअप लेता ही नहीं था। मेरे को लगता था कि यार कोई कस्टमर खराब हो रखा है, उसको क्यों करें, वो मेरे को आके 4 बात सुना जाएगा, मेरे को डर लगता था। इसके चक्कर में कभी फॉलोअप करने ही नहीं जाता था। मैंने फॉलोअप्स लेने शुरू किए, मेरे को लिटरली उनके पेन पॉइंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स पता चली। मैंने एक एक करके उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया। मेरे जो रिटेल आउटलेट पर आने वाले कस्टमर्स थे, उनके ऊपर मैं बात करता हूं। B2C कस्टमर अपने पास, सबके पास होते हैं, B2B और B2C कस्टमर जो दुकान पे आते हैं। मैंने उनके पेन पॉइंट सुने, पता चला कि उनको मार्केट में पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। मैं पार्किंग से स्टोर ले जा करके मेन रोड के ऊपर लेके गया। मेरे को पता चला कि कस्टमर्स को इंटीरियर से प्रॉब्लम होती है। मेरे को नहीं लगता था कि यार इंटीरियर से क्या ही प्रॉब्लम होती होगी, इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना हो सकती है। इंटीरियर से प्रॉब्लम होती थी लोगों को, मैं इंटीरियर सुधारते हुए लेके गया। मेरे को पता चला कि लोगों को ग्रीटिंग्स नहीं करने से प्रॉब्लम होती है। भारत सरकार मेरे को लगता था कि ग्रीटिंग्स लोगों को जरूरत नहीं पड़ती होगी, ग्रीटिंग्स की क्या ही जरूरत है। मैंने ग्रीटिंग्स देना शुरू किया। मैंने आने के बाद में, पहले क्या होता था, कस्टमर मेरी दुकान के ऊपर आता था, आने के साथ में मैं उनसे बोलता था, अच्छा आपको क्या लेनी है, साड़ी लेनी है, जाइए फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, जाइए ग्राउंड फ्लोर पे चले जाइए, और उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू कर देते थे। नाउ हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो उसको 15 से 20 मिनट एक अटेंडेंट अटेंड करता है, उसकी नीड समझता है और उसको गाइड करता है कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त, शॉपिंग करते वक्त। और इसमें से मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी पेन पॉइंट होती है कि लोग फोटो नहीं खींचने देते, करेक्ट है, वीडियोस नहीं लेने देते। साड़ी सेलर के तौर पर मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में जब शॉपिंग करी है ना, मैं भी देखा हूं कि भी क्लोथिंग लाइन में हम लोग जाते हैं तो साड़ी रिटेलर्स या कोई भी होता है वो फोटो नहीं खींचने देते। ये प्रॉब्लम्स मेरे को पता चली, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके उनको उसी चीज का सॉल्यूशन दे दिया। जैसे हेमंत सर बोलते हैं ना, मैंने सब कुछ खोल दिया, अब अगले को मेरे से काम करवाना होगा तो मेरे से करवाएगा, किसी और से करवाना होगा तो किसी और से करवाएगा। इन द सेम वे मैंने बोला कि भाई आपको फोटो खींचनी है, वीडियो खींचनी है, मोबाइल पे ले जाना है, आपको लगता है कि मेरे को तो किसी और सेलर को फोटो भेजनी है, आप उसको भी भेज दो। यदि किसी को मेरे से लेना होगा ना, वो मेरे से लेगा, और मेरे से लेने के पीछे केवल एक रीजन होगा, उसको मेरे पे ट्रस्ट होगा। और वो ट्रस्ट आया जब मैंने उनकी सच में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना शुरू किया। ये प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करी। कस्टमर अब मेरी जो काउंटर के ऊपर जाके बैठता था ना, शोरूम के काउंटर के ऊपर, शोरूम के काउंटर के ऊपर जब जाकर के कस्टमर बैठता था तो उसका माइंडसेट पहले से रेडी होता था कि मेरे को तो प्रोडक्ट खरीदना ही है, ऐसे ही है। उसके माइंड में ये नहीं होता था कि यहां से पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ना ये उसके माइंड में ये होता था कि इसकी रेट ज्यादा है या कम है। उनके माइंड में केवल एक चीज होती थी कि यार अब मेरे को वो जगह मिल गई जहां से मैं बिना टेंशन के प्रोडक्ट खरीद के जा सकती हूं। ना तो मेरे घर वाले मेरे को डांटेंगे, ना ही मेरे को एम्बेरसमेंट फील होगा कि कोई प्रोडक्ट गलत लेके आ गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट एकदम सही बेच रहे हैं। और नंबर तीसरा, उसने बार्गेनिंग तक बंद कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर गेम प्ले करती है वो था हमारा CTA। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पास 18% कस्टमर का कन्वर्जन था। 5 कस्टमर आते थे तो एक कस्टमर मेरे पास लेकर के जाता था ऑलमोस्ट शॉप के ऊपर। 18% की जगह अभी हमारे पास 62% का कन्वर्जन है, लगभग 3 गुना कन्वर्जन है। एक कस्टमर आ रहा है, 3 गुना माल लेकर के जा रहा है। तीन कस्टमर लेकर के जा रहे हैं 5 में से। रीजन क्या है? रीजन वही था कि उसको ना तो डिस्काउंट चाहिए ना कुछ और चाहिए। और ईमानदारी से आप लोग सब यहां पर बैठे हो, आप में से कितने लोग विमेन एथनिक वियर की शॉपिंग के लिए गए हुए हैं? कभी ना कभी लाइफ में गए हैं। लेडीज तो जाती होंगी, आप नहीं गए? कभी नहीं गए? मेरे को ये बताओ, कितनी बार अपन ये चाहते हैं कि यार प्रोडक्ट सही मिल जाए, बस चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। करेक्ट है ना? यही हर कस्टमर चाहता है। हमें वही तो देना था, उसको भरोसा देना था। और भरोसा हम लोग हमारे
भूल जाते हैं, हम उस 15 मिनट को बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे को जब हेमंत सर ने ये 100 करोड़ सेल्स फ्रेमवर्क दिया था, उस वक्त मेरे माइंड में पता है क्या चलता था, यार ये तो 1 to many सेलिंग सिस्टम है, जिसमें एक वेबिनार करना पड़ेगा और उस वेबिनार को करके मेरे को लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसके बाद में अब मेरे को लगता था यार साड़ी खरीदने वाली एक लेडी क्यों मेरा 30 मिनट का वीडियो देखेगी। हेमंत सर को बहुत बार बोलता था मैं, सर ये वाला कोर्स तो मेरे लिए है ही नहीं, आप क्या बना रहे हो मेरे लिए। हेमंत सर ने कहा कि भैया आप अप्लाई तो करो, एक बार आप अप्लाई तो करो, और लिटरली मैंने मेरी सेल्स टीम को एग्जैक्टली वो फ्रेमवर्क रटवा दिया, उनको कहां से बात स्टार्ट करनी है और कहां पर ले जाके एंड करनी है। जितने ऑब्जेक्शंस कस्टमर के माइंड में आते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस हम लोग उस 15 मिनट की स्क्रिप्ट के अंदर डाल करके घोट करके पिला देते हैं कस्टमर को। कस्टमर फुल माइंडसेट के साथ रेडी होता है कि मेरे को यहीं से प्रोडक्ट लेना है, और उसके बाद में हम पता है क्या बोलते हैं, पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर देना। कोई नहीं बोलता सर वहां पे रिटर्न कर देना, लोग फोटो नहीं खींचने देते, वो रिटर्न करने का ऑप्शन देंगे क्या? हम बोलते हैं रिटर्न कर देना। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कस्टमर ले गया, ब्लाउज निकाल लिया, वापस लाके दे देता है, लाओ भाई रिटर्न, कोई बात नहीं सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो 4 कस्टमर वापस लेके आता है हमारे पास। और ये कैसे हो पाया? अगेन 100 करोड़ सेल्स फ्रेमवर्क, हमने एग्जैक्टली वही किया। अब देखिए और फायदे बताता हूं। कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिक बढ़ चुका था, अब हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने पर फोकस किया। कस्टमर को एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या तरीके हैं, आप में से कोई बता सकता है? क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग और बंडल और डिस्काउंट दे दो ना। मतलब 5,000 की शॉपिंग करते हो, 8,000 की कर लोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हमने बिना डिस्काउंट के अप सेलिंग कर दी, बिना डिस्काउंट के हमने ना हमारी क्रॉस सेलिंग कर दी। और ये कैसे किया उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। सर हमने हमारा सारा डेटा गैदर किया, कस्टमर का पता किया कि कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट के साथ एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट ज्यादा खरीद के जा रहा है, उस डेटा के ऊपर काम करना शुरू किया। अब कस्टमर जब आता था ना, उसको चला करके हमारी स्टाइलिस्ट बताती है कि देखो ये वाले प्रोडक्ट के साथ ये वाला प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपके ऊपर इस टाइप का दिख रहा है। और कस्टमर को जब ये सब चीजें पता चलने लगी ना, कस्टमर ने खुद ने पिक करना शुरू कर दिया, अगेन विदाउट डिस्काउंट। एट द सेम टाइम हमने एक छोटे मोटे तरीके और निकाले, जिसमें क्या था, हमारे अराउंड 500 रुपीज का एक दुपट्टा होता था, हमने आए हुए हर कस्टमर को फ्री देना शुरू कर दिया। इससे क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि भाई वो कस्टमर ऑलरेडी कन्विंस था हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा शॉकिंग इवेंट हुआ था कि कोई दुकान के ऊपर आ रहा है और उसको फ्री दुपट्टा पहले से ही मिल रहा है। कभी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। तो उसका माइंड ऑटोमेटिक ट्रिगर हो चुका था, वो उस दुकान को इस मार्केट की लोकल दुकान से हटकर मानने लग गया था। और ये सब चीजें यहीं से निकल करके आई थी जब हमने उनकी साइकोलॉजिकल मार्केटिंग के ऊपर काम शुरू करी। 100 करोड़ सेल्स फ्रेमवर्क से एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने पर काम किया, कन्वर्जन रेट बढ़ाने पर काम किया। और एक लास्ट चीज जो मैं बताता हूं, फेस्टिवल पर हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, दिवाली सेल निकाल दी, रक्षाबंधन सेल निकाल दी, ये सब चीजें किया करते थे। आज के टाइम पर हम लोग उनके लिए इमोशनल मार्केटिंग करते हैं। आज हम लोग 3 महीने पहले कैंपेन्स तैयार कर लेते हैं और उन कैंपेन्स के अंदर ये ट्रिगर रखते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, कि हाउ शी विल रिएक्ट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल में, यहाँ पे वीडियो नहीं चला सकता, आई विल सेंड इनटू द ग्रुप। हमने अभी एक थोड़े टाइम पहले एक एड वीडियो बनाया, उस एड वीडियो के अंदर लेडीज, अब नॉर्मली अपन ने साड़ी के वीडियो एड्स किसने किसने देखे हैं? बहुत लोगों ने देखे होंगे ना। नॉर्मली लेडीज साड़ी वीडियो में क्या करती है, वो अपने आप को सजा रही होती है, ड्रेस पे कौन सा नेकलेस अच्छा लगेगा, कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, वगैरह वगैरह। सर हमारी साड़ी वीडियो के अंदर एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ स्कूटर पे पीछे बैठ के मंदिर जा रही होती है। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन द इमोशंस। हम उन इमोशंस के ऊपर काम करने लग गए जो कैंपेन्स को ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर वे में लेकर के गई और हमें अपने आप डिफरेंशिएट करके चली गई। हम लोग यही मिसिंग कर देते हैं। आपको याद है हेमंत सर बहुत बार बताते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक को यदि होम लोन बेचना होता है तो वो स्माइलिंग फेसेस घर वाला दिखाता है। इन द सेम वे लोग साड़ी बेचने वाले साड़ी पहनी हुई लेडीज को टारगेट करके उसको दिखाते हैं कि देखो मैं सज रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। नहीं साहब, उसका इमोशन तो अल्टीमेटली वही होता है ना कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ स्कूटर पे बैठ के जाऊंगी या गाड़ी में बैठ के जाऊंगी, मैं मंदिर जाऊंगी तो पूजा करूंगी तो मेरे को कैसा एहसास होगा, कैसा फील होगा। ये है वो इमोशनल मार्केटिंग। हमारी फेस्टिवल कैंपेन्स वहां पर वर्क करने लग गई और हमारे पास और ज्यादा लीड्स आने लग गई। और एट लास्ट मेरे पास जब हेमंत सर ने खुद ने बताया कि भाई आपको कंसल्टेंसी की लाइन में भी जाना चाहिए, आपको मजा आएगा, मैंने धीरे धीरे करके अपनी कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम करना शुरू किया। अभी मैं ऑलरेडी एक बुक राइट कर चुका हूं, फाइनली पब्लिश होने वाली है।
एक बुक मैं हेमंत सर से वापस से पूछ करके सीख करके एक और नई राइट करने का सोच रहा हूँ, और ये सब चीज़ें भी अगेन हेमंत सर के कारण से पॉसिबल हो पाई। कंसल्टेंसी के अंदर मैंने जब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना करके उस पर ऊपर वर्किंग करनी शुरू करी, मेरे पास चला करके फाउंडर्स के मैसेज आने लग गए कि आप हमारी कंपनी में को फाउंडर बन जाओ ना, आप मेरी कंपनी में कंसल्टेंसी के लिए कोई परसेंटेज ले लो ना। चला करके लोग पूछने लग गए कि यार आपका जो साइकोलॉजिकल मार्केटिंग है ना, ये मार्केटिंग आप हमारे बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं एक कंपनी है जिससे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, उसका को फाउंडर IIT रुड़की से है। वो मेरे को चला करके बोल रहा है कि सर आप मेरे पैनल पे ऑन बोर्ड आ जाओ, आप सेल्स एंड मार्केटिंग संभाल लो, आपको परसेंटेज ऑफ शेयर दे देंगे हम लोग। ये अपने आप हो रहा है जस्ट बिकॉज लोगों को भी डिफरेंशिएट दिखने लग गया, और जब खुद को कॉन्फिडेंस आता है ना तो सामने अपने आप झलक रहा होता है। तो दिस इज व्हाट गेव मी MMP। तो MMP का फ्रेमवर्क समझा पहले तो, और साथ में देखिए एक बहुत बड़ी चीज जो हमें हेमंत सर ने प्रोवाइड करी, हमारी जो कम्युनिटी थी ना, हमारी जो कम्युनिटी थी लगभग 40-45 लोगों का ग्रुप था। आज आप लोग यहाँ पर अराउंड 150 से 200 लोग बैठे हो, राइट। 200 लोगों का यदि ग्रुप, मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, आप बैठे हैं ना, ये सर एक बार खड़े होइएगा ना प्लीज। इन सर को सैलरी के ऊपर आप में से कौन कौन हायर कर सकता है? आप कर सकते हो सैलरी के ऊपर? सर आपको हायर करेंगे। सर आप चले जाओगे? मना कर दिया सर, प्रपोजल रिजेक्टेड। मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, ये सारे के सारे आपके बोर्ड के मेंबर्स होंगे, आपको कंसल्ट कर रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे, आपके मेंटोर कर रहे होंगे, छोटी से छोटी चीज के अंदर मेंटोर कर रहे होंगे जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा होगे। हम लोग 45 लोगों की, 40 से 45 लोगों की कम्युनिटी है सर। हम लोगों की 40 से 45 लोगों की कम्युनिटी है, और हम लोग पता है क्या डिस्कस कर लेते हैं? हम डिस्कस कर लेते हैं यार वो मामा का बेटा मेरे बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता है, इसको कराऊं कि नहीं कराऊं? यार वो बीवी बोल रही है कि साले साहब को आप बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराओ, कराऊं कि नहीं कराऊं? यू नो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग हमारे बिजनेस को अब MMP से बियॉन्ड लेकर के चले गए हैं। हम लोग एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर रहे हैं जैसे भाई अपने दूसरे भाई को हेल्प कर रहा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को हेल्प कर रहा है। अब उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि यार ये मार्केटिंग और सेल्स तक ही लिमिटेड है क्या। किसी को लगता है कि यार किसी के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर कनेक्शन नहीं मिल रहा, थैंक यू सर, किसी को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर कनेक्शन नहीं मिल रहा, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। किसी को मान करके चलिए टेक्नोलॉजी में नहीं मिल रहा, जैसे मान लो कई मेरे को फोन करते हैं, पीयूष भाई यार ये मार्केटिंग में ये वाला वीडियो बना ले क्या, एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमारे ग्रुप में एक अभिजीत जी हैं, वो हमारे को सबको जोहो इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं। अब जोहो तो हेमंत सर ने नहीं बताया ना, बताया किसी को जोहो कैसे इंप्लीमेंट करना है, व्हाट सॉफ्टवेयर है नहीं बताया, हम लोग एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ MMP कम्युनिटी एंड SDM कम्युनिटीज। हम लोग मिलकर के एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बस हमें अच्छे से कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। तो ये अभी मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, 15 से ज्यादा फाउंडर्स को मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। BBC प्रोग्राम में मैं पहली बार जूम की सेशन लिया था आप लोगों के सामने आकर के, हेमंत सर ने पुश करके पकड़ाया था, फोन किया था, पीयूष जी आपको ना ये वाला सेशन लेना है। मैं बोला सर ये क्या कर रहे हो आप, बट पीछे पड़ गए, बोला आपको लेना ही है। उसके पहले हेमंत सर मेरे को 2 महीने तक लगातार बोले थे अब वो D2C कोच वाला क्या हुआ, आप चालू नहीं कर रहे हो क्या, आप चालू नहीं कर रहे हो क्या। फिर मैं टालता जा रहा था, एक दिन पकड़ा दिया, बोले कि आपको क्लास लेनी है। मैं सही बताऊं सर, दूसरी क्लास लेने के बाद में तीसरी क्लास के टाइम पर मैं खुद ही अपना वो D2C कोच का जो प्रोग्राम है उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग सिस्टम सब बनाने बैठ गया। मेरे को समझ में आया यार ये तो कर सकता हूं मैं। ये हैंड होल्डिंग जो होती है ना, ये हैंड होल्डिंग हमें मिली अगेन इसी के द्वारा मिली। और तो D2C कंसल्टेंसी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं लास्ट बोलना चाहूंगा, मेरे पास अभी के टाइम पर KCPC का जो मेरा बिजनेस है उसकी ये पोजीशन है। इसके पहले क्या था मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। पहले मैंने मेरे हिसाब से सारा बिजनेस सेट कर रखा था, 10 डिपार्टमेंट्स में बांट रखा था, और 10 डिपार्टमेंट्स मेरे हिसाब से अच्छे से वर्क कर रहे थे, है ना। लेकिन पता है डर किस डिपार्टमेंट से लगता था मेरे को सबसे ज्यादा? मेरे को डर लगता था सेल्स और मार्केटिंग से। जिसमें मैं खुद को मास्टर बताता था वो मेरा सबसे बड़ा डर था। मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से कभी जिंदगी में फ्री हो सकता हूं क्या। आज मेरे पास ये पोजीशन है, मैं 10 दिन के लिए कल मुंबई जा रहा हूं और मेरे को एक फोन नहीं होगा कि मेरे को मार्केटिंग और सेल्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है क्या। और जब सेल्स और मार्केटिंग चलती है ना, जब पैसा आ रहा होता है ना, बाकी सारे सिस्टम चलते हैं अपने आप। सेल्स और मार्केटिंग है जो हमको लटका के बैठती है, वो आ रहा होता है, सब चल रहा होता है।
तो ये ऑटो पायलट मोड पे चलने लग गया और अब नए रेवेन्यू स्ट्रीम से हम लोग काम करने लग गए। हमने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट कर दिया। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में हम लोग इस साल फ्रेंचाइजी देने वाले हैं। अगले साल हम लोग 25 फ्रेंचाइजियां देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक फ्रेमवर्क जो मेरी दुकान के ऊपर काम कर गया वो तो छोटे से शहर में कर रहा है साहब। मैं मुंबई ले जाऊंगा तो क्या धमाल करेगा, कलकत्ता ले जाऊंगा तो क्या धमाल करेगा, बेंगलोर ले जाऊंगा तो क्या धमाल करेगा। ये सब तरीके काम आएंगे। तो ये फ्रेमवर्क ना केवल मेरे स्टोर कस्टमर्स के काम आया, मेरे ऑनलाइन कस्टमर्स के ऊपर 100% अप्लाई हो गया, एनआरआई कस्टमर के ऊपर 100% अप्लाई हो गया, एंड अगेन मेरे B2B कस्टमर जो थे उनके ऊपर 100% अप्लाई हो गया। एंड दिस इज व्हाट आई एम। थैंक यू।